अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। मैं हूं बिस्मा खान। स्टूडियो में मौजूद हैं ईसार राना और ताहिर मलिक साहब। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मखसूस नशिस्तें जो PTI को मिल जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जो है वो कह दिया है। और साथ ही साथ ये भी इजलास में बात हुई कि लीगल टीम से बात करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर इस फैसले में कोई भी इबहाम मौजूद है, कोई भी ऐसा पॉइंट है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू करें इस हवाले से। साथ ही साथ उनसे जो मुतालबा किया जा रहा था इस्तीफ़ों का, वो उन्होंने टोटली जो है वो मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि KP असेंबली में PTI पर मुमकिन पाबंदी के खिलाफ जो है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद आज मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नज़रसानी अपील, PTI पर पाबंदी और दीगर इशूज़ रिलेटेड जो है वो आज एक अहम इजलास किया। इस पर वज़ीर कानून ने उनको ब्रीफ किया। साथ ही ऐवान सदर में जो है सदर मुमलिकत साहब जो हैं उनको अटर्नी जनरल जो है उस्मान अवान, उन्होंने जो है ब्रीफ किया है सारी सिचुएशंस को, एडहॉक जजेस को लेकर और दीगर PTI पर पाबंदी लगाने वाले इशूज़ को लेकर दीगर इशूज़ डिस्कस हुए हैं। आज उस पर बात करेंगे। साथ ही ये जो एक रिवायत चली आ रही है जजेस पर, अदलिया पर तनकीद के हवाले से, मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो आज किसी तकरीब में मौजूद थी, वहाँ पे खूब गर्जी बरसी हैं, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे हुकूमत से जो है TLP के मुज़ाकरात वो कामयाब हो गए हैं, जो शराइत रखी गई हैं क्या उन पर अमल दरामद होगा या नहीं। तो आज का शो शुरू करते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या लगता है मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो तो सामने आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर टोटली जो है अमल दरामद होगा। कितना रिलीफ समझ रहे हैं आप ये PTI के लिए, या ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा? देखें, बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट को आप ना नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का मतलब है ही सुप्रीम है, अच्छी बात है और ये एक सिविलाइजेशन की बात है, एक महज़ब बात है, करना चाहिए था। मैंने उनको रियलाइज़ हो गया कि मेरे रुकावट की क्या ज़रूरत है। मगर दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो मुझे इनसाइड मिली है कुछ, वो ये मिली है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि एक तो आप यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी नशिस्तें बैठी रहती हैं, 8-8 घंटे आप खबरें पढ़ती हैं। इसी तरह हमारे जजेस भी बड़ा काम करते हैं ना, तो 2 साल में 2 महीने उनकी छुट्टी होती है। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। 60-70 हज़ार केसेस हैं जो पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में और 1.5-2 लाख बाकी कोई केसेस हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाए ना, उनको 2 महीने की छुट्टी बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत सारे जजेस के कुछ रिश्तेदार यार दोस्त है, उन्होंने अमेरिका जाना होता है, यूरोप जाना होता है। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ा छोटी सी कमीशन है कि जनाब हमें तफसीली फ़ैसला दें, हम फैसला समझ के अमल दरामद करते हैं। अब 13 जजेस ने 2 महीने की छुट्टी के बाद आना है, उन्होंने अपना तफसीली फ़ैसला लिखना है। वो फैसला लिख के जब अनाउंस हो जाएगा तो फिर एक नई फिल्म शुरू हो जाएगी। वो फिल्म क्या है, हुकूमत ने भी नजर सानी पे जाना है। फिर उसके अलावा एक नई फिल्म के अंदर एक फिल्म है जो पहले अरकान है, जो पहले मखसूस नशिस्तें जिनको मिल गई थी PTI के अलावा जिनको मिली थी, उन्होंने भी नजर सानी पे जाना है। तो ज़रा समझने की कोशिश करें, ज़रा 2 महीने ये डाल लें, फिर वो तफसीली आएगा। अब नए एडहॉक जजेस भी आ गए हैं। वो एक तो वो बैलेंस 5-8 वाला डिस्टर्ब होगा। अब अल्लाह को पता है ना कि किसने क्या फैसला करना है। तो पहले तो ये मतलब बड़ी गैर मकबूल बात होगी हमारी तरफ से कि हम कहें जी कोई ऐसा जादू हो जाए कि वो अपनी बेचारे छुट्टियां छोड़ दें, क्योंकि ये गोरों की ट्रेडिशन थी। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। मतलब क्या हमें पाकिस्तान से पहले जो हमारे जजेस थे ना, गोरे लोग, वो जो लंदन से आते थे, जो हमसे वो सुपीरियर है, तो वो इंग्लैंड जाया करते थे कश्तियों में, तो इसीलिए उनको 2 महीने ना गर्मी बेचारों को लगती थी। तो हम अच्छे लोग हैं, हम वो ट्रेडिशन जिंदा रखते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें एक नया मसाला बहुत मज़ेदार आ गया कि 2 महीने के लिए जजेस आउट है। जब वो वापस आएंगे फिर वो अपने फैसले लिखेंगे, जब वो फैसले लिखेंगे तो फिर नजरसानी पे फिर आप जाएंगे। अच्छा, मैंने कह दिया इलेक्शन को मैं तो अमल दरामद करूँगा, तो मुझे ये थोड़ा सा प्रोसेस पे शक पड़ रहा है कि टाइम टेकिंग नेचुरल ऐसी शायद बन जाए, शायद ऐसे बन जाए कि ये 5-6 महीने ही हवा में मज़ीद डिले हो जाए। राणा साहब, आपको भी लगता है कि इतना आसान नहीं है इम्प्लीमेंट होना इन फैसलों का, इसमें टाइम डिले आ सकता है? और जैसे कि आज मरीम साहिबा भी किसी जगह पे कह रही थी कि हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, हम हुकूमत 5 साल पूरी करेंगे। अच्छा, मरीम साहिबा की जो परेशानी है ना वो कुछ और है। ठीक, परेशानी मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है कि आज एक तमाम बड़ों से एक बड़ा फैसला आया है। ठीक, और वो फैसला आया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जस्टिस नीलम मुनीर नाम मेरा ख्याल, अगर मैं चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने एक बड़ा तारीखी आज फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो जज लगे थे ना वो ही करेंगे, ट्रिब्यूनल्स को सुनेंगे। मलिक साहब, नए जज, एडिशनल जज, फला जज, ये वो कोई नहीं शामिल होगा। तो ये जो एक था ना कि शायद इलेक्शन कमीशन और नए मिलके को नए लोग लेके आएंगे, तो वो खत्म हो गया। अब ये पूरी हुकूमत खड़ी है फॉर्म 47 के ऊपर।
अगर ये ट्रिब्यूनल सुनेंगे तो फिर तो ना मरियम की सीट रहती है, ना नवाज शरीफ की सीट रहती है, ऐसे ना ख्वाजा आसिफ की सीट रहती है, जो इनको असल खौफ हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आज ये इतनी चीखें जो आपको आवाजें आ रही थी ना, सुनने की चीखों की आवाजें आ रही थी आपको चारों तरफ से, वो इस वजह से आ रही थी कि अगर ये ट्रिब्यूनल सुनेंगे तो फिर फॉर्म 47 पे खड़ी हुई हुकूमत उड़ जाएगी। वो जो आज उन्होंने फरमाया वो तो खैर आपका अगला टॉपिक है, आपने हमें शरारतन मरियम साहिबा का नाम पहले ले लिया, वो उस पर बाद पे चले जाएंगे। अब आ जाए मलिक साहब की वाली बात पे। तो संता सिंह को फांसी हो गई, तो जब फांसी से पहले उसे कहा आखिरी तेरी ख्वाहिश क्या है, कहता है मैं अंब खाने ने। तो उन्होंने कहा दिसंबर है, अंब कितों आने, कहता मैं वेट कर लूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन को फांसी तो लग गई है, अब वो कहते हैं हम वेट कर लेंगे कि जून जुलाई में जब आम आएंगे ना तो तब हम खा के फौत हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया में मलक कहता है ताकत सब कुछ होती है, मेरी इससे बहस है कि मैं कहता हूँ इखलाक सब कुछ होता है। जिन कौमों ने इखलाक के ऊपर पैरा दिया आज वो कहाँ खड़ी हुई है, और जो कौमें आज भी ताकत के जोर पे ये समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, वो हम कहाँ खड़े हैं हम देख लें। ठीक है, इखलाकी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो मकसद मतलब था वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी जमहूरी पार्टी से उसका जमहूरी हक छीना, इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी प्रोसेस को यकतरफा तौर पे चलाया, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इखलाकियात चूंकि स्टैंड नहीं करती है खास करके हमारे ऊपर बैठे हुए लोगों में, तो वो शायद उनका कहना ठीक है कि हम इस्तीफा नहीं देते, ठीक है, अदरवाइज तो इखलाकन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था आज, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये सारा अमल गलत है, मेलाफाइडी है, तो उसके बाद। लेकिन चले नहीं, अब वो कहते हैं कि हम इस बात पे अमल करेंगे। अब वो जो मर्जी ओले रख रहे हो कि जी 2 महीने बाद आएंगे जज, फला होगा जज, ये होगा, लेकिन ये तो तय है कि इन्हें फौरी तौर पे वो जो सीटें हैं रिजर्व खत्म करनी पड़ेंगी, सही, ठीक है। फौरी तौर पे पीटीआई के उम्मीदवारों को तस्लीम करना पड़ेगा कि पीटीआई के आज 43 लोगों ने अपने डिक्लेरेशन जमा करा दिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन भावें आम का इंतजार 2 महीने कर ले और, लेकिन ये तय कि फांसी इलेक्शन कमीशन को लगनी है, अवाम ने 8 फरवरी को लगा दी थी, ऐलान नहीं हुआ, ऐलान भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मलिक साहब, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अराकीन के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस हवाले से, वो दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त है? उसके बाद उन्होंने तो आज जो है सारे मुतालिबे जो मुस्तरद कर दिए हैं इस हवाले से। अच्छा, पर जो इल्ज़ाम है सबको मुस्तरद करते हैं। जो मैंने बात की थी ना, जो हमें तो एक स्मेल की मैं बात करूँ, जो मुझे स्मेल आ रही है, मैं ये भी देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, मगर साथ उन्होंने एक अपनी तशरीह भी दी है। उन्होंने कहा वैसे वो जो ये गर्मियों वाली आम की बात दे रहा है उसकी स्मेल इस आज भी सब स्मेल आई है, वो इससे पॉइंट मेरे रेज में। उन्होंने फरमाया कि वैसे बिल्कुल ठीक है हम बात मानेंगे, मगर जो 41 ये जो लोग हैं ना, इनमें से किसी ने नहीं हमें कहा कि मैं पीटीए का बंदा हूँ, क्योंकि हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं जब आप कागज लेके जाते हैं ना, तो आपकी बकायदा जिस तरह वो होता नहीं, एग्जामिनर पूछता है कि बाप का नाम, तुम्हारा नाम, पार्टी कौन सी है, तुम्हारा सर्टिफिकेट कौन है, उन्होंने हल्का सा साथ ये भी जोड़ा है कि हम मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, फिर कहा है कि नहीं यार वैसे वो अपना 41 में तो किसी ने कहा तो नहीं, पीटीए के साथ। तो इससे इसीलिए मैंने ना ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की छुट्टियों वाला, क्योंकि मुझे किसी बड़े आदमी ने समझाया था कि बड़े लोग गर्मियों की छुट्टियां करते हैं, तो मैं कहा यार ये छुट्टियां अगर चली गई, अगर 2 महीने वो वहाँ पे चले गए, फिर आज दूसरी चीज़ है जिस पे उन्होंने बड़ी एक आंखें दिखाई हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूँ, अब आपकी जो असेंबली, आफ्टर ऑल असेंबली है, पाकिस्तान की एक असेंबली कह रही है कि जनाब इस्तीफा दें, 4 अरकान जो आपके साथ हैं चीफ, उन्होंने बड़ा सख्त उस पर रद्दअमल दिया, जैसे शटअप कॉल दिया, और इधर नहीं पीटीए के बेशुमार जगह से ये आ रही हैं। फिर इसके बाद आगे मैं चलता हूँ, कल ये जो एक तारीखी जुलूस निकला हमारे MNAs का, अवाम के नुमाइंदों का, जो अपना असेंबली से सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें जो नारे लगे हैं, उसमें आपकी हमारी बहुत हसास एजेंसियों के खिलाफ भी नारे लगे हैं, उसमें हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी आ गए। तो वो जो चीज़ें हैं ना बड़ी गड़मड़ हो रही हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर ए वन स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। दुनिया में हमेशा होता है कि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई हो जाती है। मैं बड़ी नाकस और घटिया सी, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मगर मुझे लगता है हमारे इदारे ही आपस में उलझे हुए हैं। अब देखिए कोई छोटी सी बात है कि मेरा जो जिसने वोट लिया, चाहे वो अपोजिशन का है चाहे वो किसी पार्टी का, अगर वो मेरे ही, देखें जो हमारे इदारे होते हैं वो हमारे मुलाजिम होते हैं, हमारे बेटे होते हैं, हमारा जिस्म होता है, तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकती हैं हम पॉलिटिकली कहाँ चलेंगे।
बिल्कुल। राना साहब, एक और बड़ी अहम बात मलिक साहब की बात को ऐड करते हुए कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट फैसले किसी पॉइंट पर अमल में रुकावट है तो निशानदही करे, रुजू करे, ये बड़ा एक आज जो है वो अहम पॉइंट छोड़ा है इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी बात में। इलेक्शन कमीशन की नीयत ना पहले दिन ठीक थी ना अब है। ना इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन अवाम का फैसला तस्लीम किया, ना आज वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करना चाहते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरी दुनिया छोड़ दें, पाकिस्तानी अवाम छोड़ दें, आप सुप्रीम कोर्ट, क्या अमरीकी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन ठीक नहीं हुए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन ठीक नहीं हुए? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ओनली वन मैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही इज रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कि वो पहले दिन से इस एजेंडे पे थे कि मैंने पीटीआई को किसी हाल में नहीं कामयाब होने देना। ठीक है, पहले दिन से वो इस एजेंडे पे थे कि पीटीआई बतौर जमात मैंने नहीं आने दे। अब ये कौन सा स्क्रिप्ट था जिस पे वो अमल कर रहे थे? मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा कि स्क्रिप्ट था तो क्या नहीं है? करनी भी नहीं है। ब्रेक में कर सकता हूँ, ब्रेक के बाद में कर लेंगे, दोनों कर लेंगे, अभी नहीं कर सकते। इससे अंदाजा कर लें कि हम सच हमारे लिए गुम होके रह गया। बिल्कुल, सच हमारे लिए एक ऐसा गुमशुदा खजाना है जिसको हम तलाश कर रहे हैं और हम नहीं मिल पा रहा। ठीक है ना? लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ भी किया, सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट का बेड़ा गर्क किया, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रास्ते में रुकावट है कि मैं उनका सबसे हीनियस क्राइम ये समझता हूं कि बैनुल अक़वामी तौर पे उन्होंने हमें रुस्वा कराया है, हर प्लेटफॉर्म पे, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे रुस्वा कराया है। वो आज पूछते हैं कि जी मैं इस्तीफा क्यों दूं? आपको तो वैसे ही दे देना चाहिए इस्तीफा, इखलाकी तौर पे भी। और इखलाक होती तो फिर पाकिस्तान में बद इखलाकी ऐसे होती इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में जैसे जो हुई है। मुझे नहीं पता कि ये हुक्मरान जो हैं ये किस एजेंडे पे हैं, ठीक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मलिक से भी पूछिएगा, बिल्कुल, इन हुक्मरानों ने जब से आए हैं क्या पाकिस्तान में कोई एक दिन सुख का सांस लिया अवाम ने? जिस दिन से ये आए, ठीक है, इमरान खान का दौर अच्छा था, बुरा था, जो भी था, लेकिन ना बदहाली थी, ठीक है, ना इस तरह की जिसे कहते हैं ना हर शख्स हवास भागता है, हर शख्स परेशान है, ठीक है, आंखों में जलन, सांसों में तूफान सा क्यों है इस शहर में, हर शख्स परेशान सा क्यों है? हर शख्स परेशान है। जिस दिन से ये आए हैं ना, ऐसी नहुसत पड़ी है कि एक दिन ऐसा पाकिस्तानी कौम की जिंदगी में नहीं आया जिस दिन हम कहते कि हम बहुत, ईद वाले दिन, ईद खुशी का दिन है, ठीक है ना, हमारे इस्लाम की अगर आप स्टडी करें तो टेक्निकली 2 दिन ही है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ठीक है, जिसको हम खुशी के तौर पे मनाते हैं। उस दिन भी चेहरे लोगों के मुर्दा चेहरे, उदास आंखें, ठीक है, गरीब बच्चों के आहें, सिसकियां, और आप पता नहीं किस एजेंडे पे हो, पाकिस्तान को कहां ले जाना चाह रहे हो आप? पता नहीं पाकिस्तान का क्यों, मुझे तो मैं कहते कहते रह जाता हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पे आए हुए हो, ठीक, और तबाह कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे राना साहब। मलिक साहब, जैसे कि यही पॉइंट मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि इजलास में लीगल टीम को वाज़ेह तौर पर कहा इलेक्शन कमीशन ने कि कोई भी इसमें इबाहम है या कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं पता तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। इस बात के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें कहीं ऐसे गैप्स आ गए हैं कि ये उसके खिलाफ जो है कोई रिव्यू पिटीशन या उस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, इस फैसले को अमल दरामद होने में रुकावट बन सकती है? इसमें वो तो 8 जजेस ने एक किस्म की मॉनिटरिंग का है, उन्होंने तो वॉलंटियर किया कि हम बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास आ जाओ। अब मैं एक और पत्थर मारने लगा, हमारे यहाँ फिर वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे इदारे हमेशा उलझे नज़र आए हैं मुझे। एक और नई साइंस भी आ रही है हुकूमत के दरमियान, वो ये आ रही है कि जनाब आपके पास मेजॉरिटी है, आप एक करारदाद लेके हैं कि जनाब ये क्या है, जिस अगर वो मरियम में हम बाद में जाएंगे, मरियम से आपको एक चीज़ आज समझ लेनी चाहिए कि नून क्या सोच रही है। नून का ये फिक्र है कि ये आइन के मुताबिक ना सीटें मिली हैं, ना पीटीए को आइन के मुताबिक लाया गया है, सही है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनका काम है तो कानून की तशरीह करना है ना, अगर इन्होंने अपनी तशरीह करी है तो अपने हम सुप्रीम है, क्योंकि वो गलती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नारा दे गया ना, ताकत का सरचश्मा अवाम है, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब एक और नई कहानी सुने, वो है कि आप वहाँ पे करारदाद पेश कर दें, मेजॉरिटी आपके पास है, करारदाद गए कि जनाब हम तो आइन के असल बानी हम हैं और आइन के रखवाले हम हैं। स्पीकर साहब आपने हलफ नहीं लेना,
देखिए कैसी कहानी सुनाई है। स्पीकर साहब आपने हरम नहीं लेना। अब स्पीकर बेचारा रोटी को चोची कहता है, वो तो मजबूर आदमी है, उसने कहा कि मेरे पे आगे करारदाद, देखिए अब गेम क्या होने लगी है। इधर 209 लोग हैं, उन्होंने कहा स्पीकर साहब खबरदार आपने इन लोगों का हल्फ लिया, क्योंकि आइन के मुताबिक तो मैंने इसीलिए कहा ना, देखें आपने इलेक्शन कमीशन ने जाते जाते छोटी सी यार, वैसे वो तो था कि उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, तो उन्होंने कहना हम तो आइन के पाबंद हैं, आइन में तो लिखा हुआ है कि फ्लोर क्रॉसिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अब होगा क्या? अब 8 जजेस के पास आप चले जाएं कि जी आपने तो कहा था ये करें। अब जज बेचारा सोचेगा कि मैं तौहीन अदालत किस पे लगाऊं, 210 ये है, एक स्पीकर है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान का आइन है, अपने घर में आप शेर हैं, जब स्पीकर बैठा हुआ है असेंबली में तो ही इज अबव द लॉ। ओके, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो कितना वो ताहिर मलिक या राना आसान नहीं कि उसको जज साहब ने क्या ले हुआ पढ़ के लिए, तो उससे भी एक 6-7 महीने का ना 2020 मैच चल सकता है। बड़ा बेहतरीन। तो मैंने ये सारा कुछ यहाँ इसलिए इकट्ठा किया कि मैंने ये मोहब्बत कहाँ से आ गई इलेक्शन कमीशन को। तो इसमें एक ये भी एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है हुकूमत की तरफ से। और जो मैंने आपको कल बड़ी हंसी से छोटी सी बात की थी, तो उसी लिफ्ट दौड़ने नहीं कराई थी कि मियाँ साहब, वज़ीर आज़म साहब और उनकी साहबजादी जो मरी में पहाड़ों में रहे हैं ना 4-5 दिन, तो उन्होंने कुछ तो सोचा किया। अब मैंने थोड़ा सा आपको बताया। बिल्कुल राना साहब, एक केपी असेंबली में भी आज एक करारदाद मंजूर हुई है। देखें, जो मलिक होमवर्क की कह रहे हैं ना, उस होमवर्क ने तो कौम का बेड़ा गर्क किया है। ये स्ट्राइका ने ही तो कौम का बेड़ा गर्क किया है। ये ट्राइका जो चे गवीरा और ज़ापा सारतर, माओ ज़ेतुंग, चू एन लाई, कार्ल मार्क्स और क्या कहते हैं सबकी बिस्ती हैं, सबकी बिस्ती, ये जितने भी ये लोग हैं, ठीक है, उसका भूल गया मैं नाम, चे गवेरा का जो दोस्त था दाढ़ी वाला, तो ये सब लोग अगर एक तरफ इकट्ठा करें ना, इनका लेनिन की बात कर रहे हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक अचार बनाए ना, और इस पे फिर नेल्सन मंडेला का तेल डालें, ठीक है ना, तो ये फिर भी अचार इन 3 अजीम कद्दावर इनकलाबी रहनुमाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है ना। ये जो 3 अजीम कद्दावर रहनुमा बुलंदियों से उतरते हुए पस्ती की तरफ आते हुए जो फैसले कर रहे थे गाड़ियों में बैठ के, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। व्हाट इज बनाना रिपब्लिक? जब जिस कौम के अंदर इन अदालतों का एहतराम और उनके फैसलों का एहतराम खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाती है। चर्चिल पागल था, मेरा ख्याल है उसका इलाज होने वाला था कि जब उसे किसी ने कहा कि लंदन की ईंट से ईंट बजा दी है जर्मन ने, तो उन्होंने कहा कि अदालतें काम कर रही हैं, तो किसी ने कहा कर रही है, तो उन्होंने कहा फिर बरतानिया का कोई नुकसान नहीं कर सकता। पागल था ना, अदालतों पे यकीन कर रहा था। जो पॉइंट टू बी नोटेड, वो छुट्टियां नहीं करते दोस्त। हाँ, अब सुने ना, बात ये कि चर्चिल ने कहा, फिर हम अगर अपने इस्लाम की तरफ आते हैं तो शेर खुदा का क्या अजीम जुमला है, ठीक है ना, कि आपने फरमाया कि कुफर की हुकूमतें चल जाती हैं, नाइंसाफी और जुल्म की हुकूमतें नहीं चलती। ठीक है ना। हमें नहीं समझ आ रही। और अदालतों पे तनकीद कौन कर रहा है? जिन्होंने अदालतों से सबसे ज्यादा आउट ऑफ द वे फेवर लिए, अल अजीजिया से लेके अल हुदैबिया तक, अल हुदैबिया से लेके और जनाब अली 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग तक, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से लेके 8 अरब के टीटीज तक। ठीक है, ओपन एंड शट केस है सारे, और अदालतों ने उन पे आंखें बंद करके उन्हें छोड़ दिया। आज वो लोग जजिस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे कि कौन से फैसले रियासत के हक में है, होने चाहिए या नहीं, और कौन से फैसले रियासत के खिलाफ है। उन्होंने जिन लोगों ने एफए भी प्रॉपर तरीके से, आई एम सॉरी मैं कहीं क्वालिफिकेशन में आगे पीछे हो जाऊं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए कह रहे जो जिन्होंने सारी जिंदगी आइन कानून की तालीम हासिल की है, उनको वो बता रहे कि तुम्हें नहीं पता आइन और कानून का, हमें पता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने आइन और कानून इत्तेफाक फाउंड्री से बनवाया था, ऐसे ही है, अपनी मर्जी की मैन्युफैक्चरिंग कराई थी। तो अगर इससे बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं होगी कि अगर पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जो 47 के फॉर्म पे, जाली 47 के फॉर्म पे खड़ी हुई है,
वो सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर दे। वैसे तो माजी में भी बंदयाल साहब की किसी ने नहीं मानी थी, काजी साहब आए थे तो सब ने माननी शुरू कर दी थी, क्योंकि काजी साहब सबके काजी हैं, बंदयाल किसी का बंदयाल नहीं था, ठीक है ना। गरीब की भाभी सबकी, गरीब की जोरू सबकी भाभी, ठीक है ना। तो वो आप कर लें, इससे पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं ये कल पता चल जाएगा, आने वाला कल बताएगा। आप फिंच की रिपोर्ट को चाहे जो मर्जी तोड़ मोड़ करें, आप फिंच की रिपोर्ट को पढ़ें, आपको समझ आएगी कि वो क्या कह रहे हैं, कि पाकिस्तान फाइनेंशियली फिजिबिलिटी के से बाहर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो हमारे हुक्मरानों को सिर्फ एक काम है, हमारे हुक्मरानों को, कि इमरान खान सुबह शुरू होते हैं याजूज माजूज की तरह, पीटीआई की दीवार चाटना शुरू करते हैं, शाम को कहते हैं अब ये टह जाएगी, आर्टिकल 6 लगवा देंगे, फला कर देंगे, फला से बात हो गई, फला ऐसे कर देंगे, सोते हैं, सुबह फिर वो अपनी जगह पे खड़ी होती है। ऐसे मलिक साहब ये बात तो ठीक कर राना साहब कि जब मर्जी के फैसले आते हैं तब बल्ले बल्ले, और जब नहीं आते हैं तो फिर बस अदलिया ठीक नहीं फैसले कर रही है, और ये सब बातें सामने आ जाती हैं सारी ऐसे। ये देखिए, ये खाली आप अगर कहेंगे ना कि वो पार्टी गलत है, आपको समझना पड़ेगा जो बीमार जिस्म होता है वो सारा बीमार होता है, उसके हाथ भी बीमार होते हैं, टांगे भी बीमार होती हैं, सर भी बीमार होता है। मुझे बता दें, अभी तो मैं यहाँ कह नहीं सकता, जो सोशल मीडिया में इस पर कैंपेन है, एक जज साहब का नाम उसके साथ माजी लगा दिया गया, वो नाम और वो माजी, वो हो गया माजी। तो मतलब ये सारा जो इशू हो गया ना हमारे यहाँ, जो असल इशू हो गया वो सारा क्रेडिबिलिटी का इशू हो गया। हमारे इदारों का ट्रेजिडी ये है, जब आपके इदारे अपनी न्यूट्रलिटी, अपनी गैर जानबदारी और ये साबित करने में नाकाम रहे कि हम पाकिस्तान के इदारे हैं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर ये होता है। दुनिया में जो अच्छे मुल्क हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, उनकी अदालतें हैं, उनकी अदालतें ना पीटीआई की हैं ना नून की हैं, उनका इलेक्शन कमीशन ना नून का ना पीटीआई का है, यही उनका निज़ाम है। उनकी जो सरकार है, उनकी जो FBI है, जो उनकी एजेंसीज हैं, जो उनकी पुलिस है, वो मुस्तकिल वहीं की वहीं है। वो क्योंकि इसको कहते हैं कि सोसाइटी लॉ के साथ चलाएं। अब मुझे बता दें, मुझे अच्छी तरह याद है, खान ने जब गिरफ्तार नहीं हुआ उसने सीधी स्टेटमेंट दी थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के खिलाफ, जब बयान, और बल्कि अब इस फैसले से पहले जो काजी साहब के खिलाफ केसेस की जो आई हैं, जो स्टेटमेंट निकाल लें आप। और मुझे ये भी पता है कि हम ये, मैं किसी पार्टी को नहीं, सारे इसलिए करते हैं कि फैसले से पहले जजेस को प्रेशर में लाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि हमारी सारी पार्टीज का एक ही बीमारी है कि अगर इलेक्शन मेरे लिए मैं जीतूं तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया, अगर अदालत फैसला मेरे लिए कर दे तो वो उसी को मुबारकबाद। मैं बार बार आपको मिसाल दे रहा हूँ इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की, मुझे इन कानों से आंखों से याद है कि रज के चढ़ाई हुई, फिर उसके बाद सबने तारीफें कर दी। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये अकेला नून को अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा ये सबका वतीरा, और ये सोचना क्या चाहिए इसको पॉजिटिवली। इसका एंड ये है कि हमारे इदारों को दिल से ये मानना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत है, कि ये सच है, ये झूठ है, ये क्यों परसेप्शन जा रही है, वाई। मतलब ये अफसोस की बात है कि मतलब मैं आप दुनिया में कहीं चले जाए, दुनिया में ये बहस नहीं कि आर्मी चीफ कब रिटायर होगा, ठहर जाओ, दुनिया में ये बहस नहीं है कि चीफ जस्टिस कब रिटायर होगा, क्योंकि उनको पता है हमारा चीफ जस्टिस कोई भी आएगा उसने लॉ के मुताबिक चलना है। यहाँ पे हर इस तरह की कोई बात अब यहाँ पे कौन शुरू हो गया, अगर काजी के रह गए 97 दिन, काजी के रह गए 96 दिन, व्हाट दिस मींस, एक्सटेंशन मिली है नहीं मिली है, क्या पॉइंट, असल बीमारी यहीं से मलिक साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करें कि अदलिया पर तनकीद और जजेस पर तनकीद ये आखिर कब तक चलेगा और ये रिवाज कैसा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के केसेस, वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फ़ैसला और दीगर जो है इशूज़ डिस्कस कर लेते हैं। मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या समझते हैं आप, आज मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वो काफ़ी एक तकरीब में मौजूद थी और काफ़ी उन्होंने गरज बरस के साथ कहा कि आइन को रीराइट नहीं करने देंगे, फ़ैसला उनको प्लेट में रख के दे दिया गया, आदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की थी तो हम आहनी हाथों से निपटेंगे। ये क्या रिवाज कैसा है, ये डायरेक्ट जो है वो उनको देखें। एक तो डेफिनेटली जो छोटी मोटी अकल मुझे है कि मरीम साहिबा को पता होगा वो क्या कर रही हैं, वो सीधी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई हैं। जो अल्फाज हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं अल्फाज रिपीट शायद करूँ कि ना करूँ जो उन्होंने कहा है। मैंने कर दी है, उसमें से काफ़ी है। तू दस दे, तू बड़ी है, मैं बच जाऊँ। आप बहादुर दस दे तू, मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं तो पक्का आदमी हूँ। उन्होंने कहा है कि ज़मीर की आवाज़ से फैसले नहीं होते,
फैसले लॉ के मुताबिक होते हैं। और इससे आगे जो बड़ा ही उन्होंने जीबोगरी लफ्ज़ बोला कि जब ज़मीर बिका हो तो फिर फैसले तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते। अब वो कोई ताहिर मलिक या राणे के बारे में बात करें, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात, तो पहले तो मुझे लगा कि एक नया 2020 मैच पूरा एस्टैब्लिश हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया है। बाप के बाद अब बेटी भी तैयार है। जो पनामा केस 2 मुझे आज, ये मेरी फीलिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है बतौर जनरल, कि जो मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा फिर आप ये कहें कि 5 साल पूरे करेंगे और जो रोकेगा उसको आईनी हाथों से, सख्त हाथों से निपटा जाएगा। अब ये उनको पता है कि उन्होंने किसको कहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कोई सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं है। मैं खुद बड़े ज़रा तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये तो उनकी तरीके के छोटे छोटे मैं पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, मगर इससे जो चीज़ हम जैसे जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो शो में बात करते हैं, मुझे लगा कि उन्होंने किसी हद तक ना कोर अपनी बता दिया पार्टी की कि भाई हम अब सीधे होने लगे हैं। कि जिसने पीटीआई के लिए कोई, मैं कल भी मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कल आपसे थोड़ी सी हल्की सी बात की थी कि पीटीआई के बारे में जो परसेप्शन है ना, पावरफुल रियासत में कह लें, इस्टेब्लिशमेंट में कह लें या हुकूमत में, दो हैं कि एक तो उनको जजेस से रिलीफ मिलता है, दूसरा सोशल मीडिया से। और हर रोज़ मुझे खुद समझ नहीं आती, घंटे बाद कोई फलाना ही ऐप बंद हो जाती है, वो चलती है तो दूसरी बंद हुई, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना। 6-7 दिन से आपको नज़र आ रहा है आपका जो वो सोशल मीडिया में भी वो जान नहीं है, और अदालतों पे आज दूसरा बड़ा क्लियर मैसेज आ गया। अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं पे हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम बजाय ये गुड़ी के नाम अदालतों के सामने आएंगे। और ये जो आज का बयान है बड़ा सख्त है। आगे 1-2 खबरें मैं आपको बाद में दूंगा बनाने को। इमरान साहब, आज के बयान को आप कैसे देखते हैं? काफ़ी हैवी है। देखिए, बात ये कि मलिक तो ज़रा समझदार ज़हीन आदमी है। ये कहते हैं मैं वो लफ्ज़ भी नहीं दोहराऊंगा जो मरियम साहिबा ने कहे, लेकिन आप मुझे दें मैं दोहराऊंगा, मैं पढ़ूंगा। मरियम साहिबा ने कहा कि मुझे नहीं डर लगता है। हाँ। क्योंकि अगर मरियम साहिबा अपनी तकरीर में ये कह सकती है ना कि बोलें आप पाकिस्तानी हैं और आपका हक है, तो ये हक खाली उन्नदा नहीं का, मेरा भी है, ठीक है ना, फिर मैं भी बोल सकता हूँ। अगर वो ये कह रही है ना कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे, तो आप क्या जजेस को फांसी लगा देंगे? क्या करेंगे आईनी हाथों से? क्या उन्हें जेल कर देंगे? बड़ी हैरान थी आज, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि जी ज़मीर फरोश जज, ठीक है। वो इमरान खान के ये भी कह रहा था ना कि सारे, इमरान खान ने तो एक खातून को एक जुमला कहा था तो फिर उसकी अदालत में जाके माफी मांग ली थी, ठीक है ना। इमरान खान तो 2 दफा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ अपने उस पे। इमरान खान तो अपने पेशियों के ऊपर हाजिर देता रहा, ये तो लंदन भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो इमरान खान को इनसे नहीं करना चाहिए कंपेयर। वो यहाँ रह के पाकिस्तान के ज़ाब्तों को फेस कर रहा है। सही। वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क से नहीं भागा हुआ, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आ जाए मरियम, ये जो जजों को कह रही है कि ज़मीर के मुताबिक फैसले और ज़मीर बिके हुए हैं और मैं आईनी हाथों से निपटूंगी। कहाँ है काजी साहब? कहाँ पे हमारे तौहीने अदालत? मेरे तो लगनी है, मलिक देते लगनी है, डर रहा है कहते हुए हैं कि मैं कहूँ तो मैं ही ना पकड़ा जाऊं। और जो सबके बीच में कह रही है उसको नहीं पकड़ेगा कोई। जो कहते हैं कि हम इनकी पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। वो वैसे काजी साहब कह दें उसे सीधे सीधा कि कुड़िया तेरा नहीं तेरे साइयां का मुंह मारता है, ठीक है ना। अगर साइयों का मुंह मार रहा है और ये कुछ नहीं कहना चाहते उसे कि साइयां दिनाला किधर 751 हो जाए, तो फिर अलग बात है। फिर काजी साहब ना लगाए नारे वारे, फिर भुगते ये जुमले कि ज़मीर फरोश जज हैं। मलिक नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि हाँ मरियम ने कहा है कि ज़मीर फरोश जज हैं, ठीक है ना। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा मुल्क है? एक और लड़की के ऊपर आप पाबंदी लगा देते कि तुम आजाद इसलिए तब तक हो जब तक तुम अपनी जबान को बंद रखती हो, ठीक है। आजादी इजहार के ऊपर आपने उसके पाबंदी लगा दी, दुनिया में कहीं नहीं होता। दूसरी तरफ मरियम साहिबा उसका नाम लेके उस पर तनकीद कर रही है कि वो औरत जिसके लिए आप यूं कहते हैं और यूं कहते हैं, उसने ऐसे थोड़ा, ये अदालतों का काम है फैसला करना, मरियम साहिबा का नहीं है, ठीक है ना। और अगर उसने कुछ किया है तो अदालतों में भुगतेगी, और भुगत रही है, उसने भुगता है। आलिया हमजा का कोई नाम नहीं ले रहा, वो भी एक माँ है, उसके भी बच्चे हैं, ठीक है ना। वो नापैद हो गई। मरियम साहिबा आप वजीर आला हो गई हैं और फॉर्म 47 पे अगर हो गई हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नजर में पाँव की जूती हो गई आईन और कानून। काफी हार्श लाइन सी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहना चाहती हूँ कि क्या कहा है मुल्क को चलने दो और मैं डायरेक्टली और आप देखिए ना मुझे दे दो, मैं पढ़ देता हूं भाई, आप क्यों डर रहे हो? समझदार है तुम्हारी। नहीं मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास खबर नहीं है, मैं पढ़ूंगा। मरियम ने जो कहा है मैं पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों राना साहब काफी कुछ कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ख्वाजा आसिफ साहब। मैं पढ़ना चाहता हूं मरियम साहब ने जो कहा, अगर आप दोनों नहीं पढ़ना चाहते ना, अगर मेरे किसी के कहे हुए को पढ़ने पे मेरे पे फर्द जुर्म लगेगी तो फिर मुझे इस इंसाफ को डूब मरना चाहिए कि जो अलन उनके गिरेबान को हाथ डाल रहे हैं उनको कुछ नहीं कह सकते आप। अहमद वली खान से लेके और मरियम साहिबा तक ठीक, ये कानून से मेरे जैसे कमजोर के लिए है और मेरे जैसे आदमी के लिए, तो मैं ये भी भुगतने को तैयार हूँ, ऑन एयर कहता हूँ, ठीक है ना। अगर इस मुल्क के अंदर कानून मेरे गिरेबान को पकड़ सकता है बोलने पे और मरियम साहिबा कहनी तो फिर करते रहे, लेकिन मैं सवाल ये है कि ये खौफ क्यों है, ये चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं, ये मरियम साहिबा एकदम क्यों चीखना शुरू हो गई, ये वजीर कानून हमारे वो एकदम बोलने लग गए कि जी का साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ, ये हो रही, और नाले थोड़ी टंगा कर लग पैदी है। ठीक है, मेरे भांजे के मुताबिक आपकी कांपे टांग रही है, ठीक है ना। अभी तो भाई ट्रिब्यूनल्स का फैसला ही हुआ है कि जनाब अली यही ट्रिब्यूनल्स समाअत करेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई के सीटें उन्हें वापस करो। अभी तो आपकी जो इजाफी सीटें आपने लगाई हुई है वो सारी छीननी है। आपको अभी खौफ नजर आना शुरू हो गया, आप बढ़ के तड़ियां मारने लगे। तड़ियां देते रहो, तड़ियां देने से क्या होता है, ठीक, जो अल्लाह ने किसी के लिए इज्जत लिखी है वो उसे मिल के रहती है। ठीक, मलिक साहब जजेस पर तनकीद करने से प्रेशर डेवलप कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली मैंने तो कहा यहाँ तो सबका वतीरा है, जिस जिसके फैसले आ रहे होते हैं वो बयान शुरू कर देते हैं कि ये तो वो तो कोई नई बात तो नहीं है, मगर जो प्रेशर ये बिल्ड करने जा रहे हैं ना वो बड़ा मज़ेदार है। वो आपको नेक्स्ट वीक में नज़र आ जाएगा। ये इन्होंने ना होमवर्क कर लिया। एक्चुअली आपको याद नहीं होगा जब मोहसिन नकवी सीएम पंजाब था ना, तो वो जाने से पहले ना एक रिपोर्ट दे के गए थे। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, तो उन्होंने एक फाइंडिंग दी थी। मैं अब पंजाब हुकूमत की टेक्निकली बात कर रहा हूँ। पंजाब हुकूमत ने फेडरल हुकूमत को एक केस भेजा था कि हमने 9 मई की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है। उसमें उन्होंने एक फाइंडिंग ये दी थी कि 7 मई को एक इजलास हुआ था हेडेड बाय इमरान खान, और उसमें एक मनसूबाबंदी की गई थी हेडेड बाय इमरान खान। ये ज़रा गौर करें कि जी इस तरह अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो आप ये जगहों पे जाएंगे, और वो सारी हसास वो जगह जो मैं वो रिपोर्ट के वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो गई। हाँ को वो कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस है, वहाँ 15-20 लोग बैठे हुए थे, हम नाम नहीं भी बता सकते, वो लोग तैयार हैं बताने के लिए हाँ ये खान ने ये बातें की थी। फिर वो कहते हैं अगला एविडेंस ये है कि 9 को सुबह जब खान लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है, जब गिरफ्तार हुआ तो उसने एक मैसेज दिया था कि अगर मैं पकड़ा गया तो वो कहते हैं वो भी हमारे पास सबूत है कि उसने कहा था कि तुमने बाहर निकलना है, तुमने ये करना है, वो करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक पकी पकाई खीर है, ये जो मरी में खीर पकी है वो ये पकी है कि पंजाब हुकूमत ने पूरा आपको केस दिया हुआ है, फाइंडिंग्स दी हुई हैं कि एक रियासती इदारे के उन्होंने आपकी फंडिंग करके आपको बता दी है। तो वो हो सकता है अगले वीक में ये जब हम किसी प्रोग्राम करें, अभी नहीं मैं समझ रहा, ये हो सकता है अगले वीक में किसी दिन कैबिनेट बैठे, उसमें वजारत क्या नाम है दाखिला जो है वो आएगी, वो आगे रखेगी केस फाइल कि जी ये पंजाब हुकूमत ने कहा, इससे साबित हो गया कि आप पाकिस्तान की रियासत के भी खिलाफ हैं, आपने पाकिस्तान की रियासत के जो इमारतें उस पर भी किया, और हेडेड बाय इमरान खान। ये इमरान खान को सारा वीएन का पता था और उसने ड्यूटियाँ लगाई थी कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे अगर मैं गिरफ्तार होता। तो वो उन्होंने केस, मेरी इतला दी है कि अगले किसी दिन कैबिनेट का एकदम इजलास आएगा, उस इजलास में वजारत दाखिला ये पेश कर देगी और कैबिनेट फ़ौरन कह देगी चले जी आप पाबंदी लगाएं। और ये हो सकता है ये एक मॉडल इमरान खान का फॉलो करने लगे, क्योंकि खान ने वो लगाई थी इन पे एक तरीके लबैक पे पाबंदी लगाई थी, उन्होंने कहा जी उन्होंने लगाई थी तो हम भी लगा लेंगे, बाकी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो करती है ये नहीं करती। तो ये जंग की तैयारी हो रही है। इन योर ओपिनियन सर, ये नुकता अहम है वैसे। बात ये कि ये जंग किससे कर रहे हैं? सरकार बनाम अवाम, हम अवाम से जंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी से जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर से जंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जंग से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान ने अब तक क्या खट लिया इस जंग से? जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ भी ऐसी 8-10 जमातें इकट्ठी हो गई थी, 9 जमातें, ठीक है, कौमी इत्तेहाद बनाया था उन्होंने। और फिर बाद में पता चला कि उस दौर में मैं पढ़ रहा था कि बोरियों में डॉलर आए थे,
और भुट्टो साहब को जब तक फांसी नहीं लग गई थी उन लोगों को चैन नहीं मिला था, ठीक है। तो अब भी क्या आप तारीख से कुछ सीखने को तैयार नहीं है? आप जमहूरियत के और आप आइन के और पाकिस्तान के तारा मसीह बनेंगे हमेशा तारीख के अंदर। आप लगा दें पाबंदी, उससे अवाम में क्या फर्क पड़ेगा जी? टीटीपी पे आपने पाबंदी लगाई तो क्या टीटीपी ने काम छोड़ दिया था? आज वही जमात से आपके वजीर राना सनाउल्लाह साहब और वो जाके और इतना मज़ा का खेज मुआहदा हुआ है टीटीपी का। मेरा दिल करता है कि मैं असद साहब का माथा चूम लूं कि कितने मासूम हैं कि किस बात पे वो टल गए, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि ये पीटीआई के ऊपर जो मर्जी लगा दें, पीटीआई ने कंध से लगा दी है, ठीक है ना। ये अब उस पे आर्टिकल 6 लगाए, गद्दारी लगाए, उसने 8 फरवरी को इनको जनाब दीवार से लगा दिया है। अब ये दीवार से लग के उस दीवार को रोज चाटते हैं अपने मंसूबों से और फिर वो दीवार सुबह वैसे की वैसी होती है। फिर आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मलक से ब्रेक में गए जरा एक छोटा सा वो बनाए ना, ये तो है भी कॉमर्स हमको समझता है, पता नहीं 500 अरब रुपए से ऊपर हमारे गर्दिशी कर्जा है सर, कितना है? खुदा का वास्ता है 500 बेइज्जती ना करो। सुन लो उसका एनर्जी सेक्टर, सॉरी मैं जो बात कर रहा हूं, सेक्टर जाता है 2600 अरब पे, 2100 अरब है गैस, 26 और 21 कितने हो गए गिनते जो 47 2000 अरब जितनी हमारी कारपोरेशन है ना सरकारी में, उनकी बात उनका खसारा है। उन मेरे गिनती तो बाहर हो गई, गिनती से बाहर चले जाना, ठीक है। अभी सुने, अभी कोई 7200 अरब रुपए एफबीआर के अंदर फंसे हुए अदालतों के स्टेज के ऊपर। 800 अरब रुपए का स्कैंडल पकड़ा है वजीर आजम ने कल। ये सारा मिला लेना और हुकूमती तलल्ले मिला लें तो कोई 30-40 बिलियन डॉलर बनता है, जो हमारे पास हम अपने आप को सीधा कर लें तो हमें मिल सकते हैं। लेकिन क्या मरियम बीइंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने कभी इस पे बात की? वजीर आजम साहब कभी इस पे बैठते हैं कि किस तरह ये करें? सिर्फ हम अपने आप को सीधा कर लें। थोड़ी सी चीज ऐड कर लो। मैं आज ही एक इंडियन चैनल देख रहा था, हमारे डॉन बड़ा प्रेस्टिजियस पेपर है, उसने बताया कि 90 दिनों में माशाल्लाह रिकॉर्ड तो हम हमेशा बनाते रहते हैं, 3300 अरब रुपए का ना प्राइवेट बैंकों से उन्होंने कर्जा ले लिया। अच्छा। 3300 अरब, और मैं कोई 11 बिलियन US डॉलर बनता है, और वो इसलिए लिया, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि वो बजट में खाते में आई ना, और वो इन्होंने सारा अपने बैंकों से ले लिया। 3300 अरब ये रिकॉर्ड बनाया 90 दिन में। अब आप सुन ले, आपने ब्रेक लेनी है कि जो एक नई हुकूमत की हो रही है ना, उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आ रहा है, ठीक, उसमें मोहसिन नकवी साहब भी सरखेल होंगे, उसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है, अनवारुल हक काकड़ साहब का भी नाम है कि ये एक जो आने वाली टीम है वो क्या बनने जा रही है। उसमें अलीम खान साहब का भी नाम है, वावडा साहब का भी नाम है, सरफराज बुख्ती साहब का भी नाम है, ठीक है ना। ये एक टीम बनने जा रही है। नाम तुमने दिए ना, ठीक है ना। मैं तो देते होते फिर तेरा भी ना देना ना, मैंने नहीं दिए तो मेरे को अपना भी दे देता, बिट्टी है पूरी रखता है ये। तो बात ये है कि इसलिए इनकी टांगे कांप रही हैं। एक तरफ से अदालतें फैसले दे रही हैं, एक तरफ से इनके सर के साईं मायूस हो गए इनसे, ठीक है ना। एक तरफ से नई टीम साजी हो रही है जिसकी वजह से ये खौफ कर, और इस बौखलाहट में मुझे डर ये कि ये विफाक को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि केपी असेंबली की आज की करारदाद का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में एक सूबे को एक कोने पे नुक्करे लगा रहे हैं। 1971 में भी हमने यही गलतियां की थी, ठीक है। हमें खुदा रहा है उन गलतियों को ना दोहराना चाहिए, ठीक है। केपी के कुछ इलाकों में जो हालात इतने कशीदा हैं, मीडिया उन्हें रिपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, इतने कशीदा हैं कि आप सोच नहीं सकते। सही, वहां वो दे आर बॉइलिंग, उबल रहे हैं वो लोग। आप मत ऐसा करें कि आप अपनी छोटे कोता नजरी की नजर कर दें पाकिस्तान को। पहले भी आपने इसी तरह किया था, अब आप फिर ऐसे करेंगे। केपी असेंबली ने आज आपको क्लियर बता दिया है कि अगर आप सारे इस तरफ खड़े तो हम इस तरफ खड़े, तो आप क्या कोई नई लकीर बनाने जा रहे हैं? 71 की लकीर से आपको चैन नहीं मिल सका। सही सही। मलिक साहब लास्ट कमेंट, फिर वो ना हम ब्रेक पे जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तारिक मसूद और मजहर आलम को जो सुप्रीम कोर्ट में डॉग जज मुकर्रर करने की आज मंजूरी दे दी है। वो तो देखिए, वो चीफ जस्टिस का एक आईनी हक है, उसको सिर्फ एक बंदे रजिस्ट कर सकता है, वो सदर पाकिस्तान है। जो वो फाइनल अप्रूवल वहाँ से आएगी, वो लीगली तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर जिस तरह मैंने शुरू में कहा था ना, इससे जो पीटीए के अंदर एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत आ रही, वो
वो आ रही कि उनको यार मैं मतलब आप कह रहे हैं ना पाबंदी लगानी है, मैं अपनी बात को रिवर्स करने लगा। मैं सुन रहा था उनकी तकरीर अपना जस्टिस मंसूर की जो कमिंग चीफ जस्टिस है, उनका पता क्या वर्ड था, इंग्लिश थोड़ी सी आती है, मैंने राना से सीख ली है। वो कह रहे थे कि PTI वाज ए पॉलिटिकल पार्टी एंड इज ए पॉलिटिकल पार्टी। मैं हैरान हूँ, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया है कि पहले भी थी और आज भी। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पाबंदी लगाएगी। देखिए बात ये कि ये मैं मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है इंग्लिश मुझसे सीखे, मेरी तो अपनी कम पार्ट थी मैट्रिक में इंग्लिश में, मैंने क्या सिखानी है। लेकिन असल चीज़ आती है तो अब मैं ब्रेक के बाद, क्योंकि इसने जल्दी मुझसे कमेंट मांगा। देखें असल बात ये कि आप डॉग जज लगा लें, आप 4 ने तो इनकार कर दिया, एक ऐसे बंदे का भी नाम आपने ले लिया जो ऑलरेडी इनकार कर चुका है, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पिस्टल है जो कनपट्टी पे रखेगी कि जो इनकार भी करोगे तो हम तुम्हें जज बना दें, नहीं तो ऐसे तो गोली मार देंगे। मैं अगर ऐसा होता तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज ये कि मैं ये समझता हूँ कि उन तमाम जजेस को मैं सलाम पेश करता हूँ जो आइन के साथ खड़े हुए और जिन्हें पता है कि ये इसके पीछे असल नियत क्या है। ठीक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कस करेंगे। हुकूमत ने जो है वो TLP से मुज़ाकरात जो हैं वो उनके कामयाब हो गए हैं, क्या मुतालबात रखे गए हैं, कैसे मानी है TLP, इस पर डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करें कि TLP के जो है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत का इसराइली मसनूआत की बाइकआउट का राना साफ फैसला सामने आया। ये कर पाएंगे जो बाइकआउट लगाएं इस पर मसनूआत पर? मुझे तो हंसी आती है अपने निज़ाम पे और अपनी आवाम पे मुझे तरस आता है, मुझे खुद पे भी, क्योंकि मैं भी अवामी हूँ, कि कैसे 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 शानदार चाबी वाले खिलौने हमारे सरों पे बिठा दिए गए। तो वो किसी अभी तो ख़त्म हो गया, वो मोबाइल बच्चों को हमने लेके देते थे, वो जब और दबाते थे तो बीच में से चल छैया छैया गाना निकलता था, ठीक है। काफ़ी चला है वो खिलौना, काफ़ी चला ना खिलौना। तो ऐसे खिलौने जिनमें से चल छैया छैया के गाने निकलते हो ना, वो हमें हर दौर में मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये मुझे तो हैरानगी हो रही है कि वो ये बात मनवाने के लिए आए थे कि इस्राएली प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, तो जरा मेंशन भी कर देते इस्राएली प्रोडक्ट पाकिस्तान में है कौन सी, को बता देते। मुझे नहीं पता मैं कि यार पाकिस्तान में इस्राएली प्रोडक्ट कौन सी हैं, ताकि मैं भी उनका बाइकाट कर दूं, ठीक है ना। और बल्कि तहकीकात होनी चाहिए कि यार इस्राएल की प्रोडक्ट पाकिस्तान में क्या कर रही है। ये तो बड़ी एक कमाल हो गया कि मुझे यही नहीं पता कि पाकिस्तान में इस्राएली प्रोडक्ट चल रही है। और मैं तो सलाम पेश करूंगा साद रिजवी साहब को कि यार उन्होंने कौम की इतनी बड़ी खिदमत की। उन्होंने तो पहले इतनी खिदमत नहीं की थी जब उन्होंने कहा था ना कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो पता नहीं कितने बंदे शंदे मर गए और उसके बाद वो घर जाके बैठ गए थे। और उसके बाद ना फ्रांस का सफीर निकला, बल्कि हमने फिर फ्रांस से इमदाद भी टिका के ली सैलाब के अंदर और सारा कुछ लिया। तो उसके ऊपर वो फिर खामोशी रही। सफीर निकालने वाले इस बात पे खामोश रहे कि फ्रांस ने फिर हमें कितने करोड़ अरब जो है पैसे दिए, ठीक है ना, उस पर हम खामोश रहे। अब उन्होंने बड़ी बात है, कौम की इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं हो सकती कि हमें पता चल गया कि इसराइल की मसनूआत पाकिस्तान में काम करती है। मतलब ये गड़ी में इसराइल के ये तोड़ के फेंक दे। ये ग्लास भी उनका ही है ना। मुझे किसी ने बताया ये जो मक्खियां आई है ना सारी, वो भी उन्होंने भेजी है। अच्छा, इसराइल ने ओहो, तभी मैं कहूँ कि ये गंद पे क्यों बैठती है। मुझे बड़ी प्लानिंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मलिक साहब, ये अक्सर आते हैं TLP वाले, धरना देते हैं और फिर कोई मुज़ाकरात करवा के चले जाते हैं, ये क्या मसला है? देखिए एक्चुअली बड़ा सख्त कंपटीशन था तरीके लब्बैक और ताहिर कादरी का, धरना फोर्स है ये, वो भी कनाडा से एकदम आते थे और एकदम मतलब मुझे इस तरह याद है कि 2-3 धरनों में लगता था टीवी सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने से बाद ताहिर कादरी वो कज़न भी हुए, हाँ साहब के कज़न भी हुए, बड़ी बड़ी उनकी बातें भी थी। फिर उन्होंने 21 बंदों की बड़ा खून भी उनको बड़ा दिल पे लगा था। तो अब तो उनकी बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें आ रही, कभी उनके बेटे की शादी फ्रांस में होती है, कभी वहाँ होती है। तो पॉइंट ये है कि ये भी एक मेरा है धन्ना पॉलिटिक्स भी कोई पाकिस्तान का कुछ चक्कर है, मुझे कुछ सही तरह समझ फैजाबाद ही क्यों जाके हम बैठते हैं, कहीं और क्यों नहीं? फैज वहाँ से मिलता है ना। अच्छा, तो अब तो फैज है भी नहीं तो एक रूहानी फैज भी। अच्छा, रूहानी फैज, उसका ताल्लुक फैज से ही है किसी न किसी। तो मैं बात कर रहा था कि मुझे याद है कि वो फ्रांस की इसने बात की तो खान साहब बड़े अमली आदमी है, वज़ीर आज़म हमारे बेचारे, उन्होंने कहा यार मसला तो तुम ठीक कह रहे हो, $3 बिलियन है, यूरोप से हम ट्रेड करते हैं, वो लगा जाएगा, तो लिहाजा तुम पे पाबंदी लगा। कहानी सारी हर तरह मज़ेदार कहानी है। अब इनका जो इशू है
मतलब काफ़ी दिनों से मेरा हाल साल 2 साल से खामोशी थी इनकी। याद है इनकी बड़ी, इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। हाँ। और पूरा अनफॉर्चुनेटली मेरा दिमाग कह रहा है कि कहीं पे अल्लाह करे कि ये ऐसी सियासत करें जो पाकिस्तान के लिए हो, ऐसी सियासत करें जो इनके कारकुनों के लिए हो। मुझे लगता है कि ताहिर कादरी हो गए, तहरीक लब्बैक हो गई, इनमें एनर्जी आती सिर्फ धरने से है। तो ये साल 2 साल में अगर धरना ना करें, लगता है इनको ये इनका वजूद ही नहीं है। तो मेरे लिए हुक्मरान हमसे बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि केक पेस्ट्री सामने रखो, भाईजान को थोड़ी सी इज्जत दो, थोड़ा सा रोना धोना डाल के यार आने जाने का किराया दो। और एक चीज़ ये, बल्कि मैं याद है कुछ मैंने ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को देखो, उन्होंने लब्बैक के नारे लगाए। मैं वीडियोस देख रहा था कि इजहार यकजहती उनके साथ किया। वो बेचारे मासूम लोग खुश हो जाते हैं कि यार ये यूनिफॉर्म वाला। लेकिन मतलब ये भी तो हो सकता है कि पिछली दफा काफी बड़ी तादाद में पुलिस वाले शहीद हुए थे। हाँ, बड़ा सख्त, ठीक है ना। तो इस बार भी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने कहा कि हम क्यों टकराएं, क्योंकि जो पुलिस वाला शहीद होता है वो किसी माँ का बेटा होता है ना। हम तो ऐसी रियासत है ना कि वो जो शहीद हुए हमने मट्टी झाड़ दी, कभी जिक्र नहीं होगा कि वो लोग जो शहीद हुए थे उनके मुजरिम पकड़े गए, उन्हें सजा हुई कि नहीं हुई। फिर आप कहते हैं जी हमारे में टॉलरेंस खत्म हो गई है, स्वात में बंदा जला देते हैं, फैसलाबाद में, जड़ावाला में यूं कर। ओ भाई, जब तुम इंसाफ ही नहीं करोगे, मॉडल टाउन के लोग आज तक इंसाफ के लिए तरस रहे। ठीक है, कराची में वो बल्दिया टाउन की जो फैक्ट्री थी जिसमें 350 लोगों को जला के मारा गया था, आज तक इंसाफ के लिए तरस रहे। ठीक है ना। ये अभी मोस्ट रिसेंट मुजफ्फराबाद में जो लोग शहीद हुए, उनका हिसाब किसने लेना है? क्या रियासतें इस तरह होती हैं कि अगर आपको 10 लाख बंदे ब्लैकमेल करें और इमारतें जला दें और बंदे मार दें, उसके बाद आप उन्हें कहेंगे जी माफ। पीटीआई के ऊपर 9 मई का जो है धब्बा नहीं मिटेगा। ठीक है, मैं कहता हूं उनको भी सजा दें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि अगर मुजफ्फराबाद में एजिटेशन में लोग मरे तो उनका हिसाब कौन देगा? मलिक साहब, क्या आइन कानून ये कोई प्रोविजन देता है कि इस पे मुजाहिरों में माफी कर दो? पॉजिटिव एंडिंग करना चाह रहा हूं। देखिए, एक बड़ी सेंसिबल बात है कि आप भाई हो, दोस्त हो, फैमिली हो, अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल असूल है, आप अपने आप पे काम करें, अपने को स्ट्रॉन्ग करें। मेरे अगर 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो मेरा दिल करता है उनकी हेल्प करूं। तो सबसे बड़ी हेल्प क्या है? आई मस्ट हेल्प माई सेल्फ। मेरा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अब मुझे बताएं, जो मुल्क, अभी मैंने आपको बताया 90 दिन में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 3300 अरब आपने कर्जा ले लिया। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, यार मुझे तो ये नहीं समझ आती, हमारी कुछ आम हर 3 महीने के बाद हमारी हफ्ते की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, 2 छुट्टियां दरमियान में आती हैं, 3 पहले ले लो, 4 पहले ले लो। काम हम करते नहीं हैं। धरने से हमने फ़लस्तीन निकालना है। मैं जो आर्गूमेंट कर रहा हूँ, कश्मीर भी हमें बड़ा अजीज़ है, मगर उसके लिए हमने छुट्टियाँ भी करनी है, हमने काम भी नहीं करना। अगर वाकई हमें मोहब्बत है इसराइल से, हमने लड़ना है। और मैं समझता हूँ हमारा हक है, एज ए इंसान, एज ए मुसलमान हमारा हक है। जो जुल्म दुनिया में हो रहा है, और मैं पहले भी कहा, जो फ़लस्तीन में जो हो गया ना, मेरा इस दुनिया को सिविलाइज कहने को दिल नहीं करता। पावर इज़ पावर साबित कर दिया। मगर सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में धरने करके, रास्ते रोक के कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? तो हमेशा वो सारे धरने करते हैं। अगर फ़लस्तीन छोड़ देगा इसराइल डर जाएगा। वो फैज़ाबाद में लोगों ने रास्ता रोका मुसलमानों का, तो मैं मुल्क छोड़ दूँ। तो मुझे बताएं कि जो मलिक बात कह रहे हैं ना, मैं इसे बाई करता हूँ कि कितनी 100 मोटरसाइकिलें लाहौर में जला दी गई थी, इमारतें। उनका क्या कसूर था? क्या वो इसराइली थे? बिल्कुल ऐसे। क्या उन्होंने फलस्तीन पे कब्जा किया हुआ था? वो गरीब लोग जिनकी कुल कमाइयां वो छोटी छोटी मोटरसाइकिलें थी, आपने वो नजर आतिश कर दी। इस्लाम क्या हमें ये कहता है कि हम अपनी बात मनवाने के लिए इस तरफ चले जाए? हम तो उनके पैरोकार हैं जो चींटी की भी हिफाजत के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो जंग में कहते हैं आपने दरख्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। बिल्कुल साहब, धरना पॉलिटिक्स से जो है निकल जाना चाहिए। अब राइट टाइम आ गया और अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।